गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उम्मीद करके और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब वर्क के रिगार्डिंग। जॉब वर्क से जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि जब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास माल जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीगल प्रोविजन सेक्शन 2 एज पर क्लॉज 68 of the section 2 of the CGST Act 2017, job work means any treatment or process undertaken by a person on the goods belonging to another registered person and the expression job worker shall be construed accordingly। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जॉब वर्क कब माना जाएगा? जब आप किसी और पर्सन के गुड्स पर काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई गुड्स खरीद के लाए, उस पर आपने काम किया और वो थर्ड पार्टी को सोल्ड आउट कर दिया तो वो जॉब वर्क नहीं है। जॉब वर्क कब कहलाएगा? जब आप किसी दूसरी पार्टी के गुड्स पर काम करें। सेक्शन 143, प्रिंसिपल में अंडर एन इंटीमेशन send inputs or capital goods without payment of tax to the job worker or the job workers for job work। तो सेक्शन 143 हमारे को यानी कि प्रिंसिपल को अलाउ करता है इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेजने के लिए, दैट टू विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द जॉब वर्क पर्पस। तो जॉब वर्क के लिए प्रिंसिपल इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन यहाँ पर आप दो चार चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो प्रिंसिपल कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। ये ऑप्शन किसके लिए अलाउड है? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। सेक्शन 143 अप्लाइज ओनली ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन। एंड सेकेंड थिंग, प्रिंसिपल में, दैट इज इट्स एन ऑप्शन। अगर जॉब वर्कर जो प्रिंसिपल है वो चाहता है कि वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स माल को सप्लाई करे तो वो नॉर्मल प्रोविजंस में उसे सप्लाई कर सकता है। इट्स एन एडिशनल ऑप्शन। इसके अंदर प्रिंसिपल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जॉब वर्कर के पास यहाँ पर जॉब वर्क के लिए अपने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को सोल्ड कर भेज सकता है। अंडर एन इंटीमेशन, तो देयर मस्ट बी एन इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट दैट द प्रिंसिपल हैज सेंड सम गुड्स टू द जॉब वर्कर। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो इंटीमेशन हर गुड्स को भेजने से पहले एक इंटीमेशन डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास पहुँचाए। तो इस प्रोविज़न को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जो आप GST ITC 04 फॉर्म फाइल करेंगे क्वार्टरली, उस फॉर्म को हम इंटीमेशन मान लेंगे। मतलब यहाँ पर पोस्ट इंटीमेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है और आप जो रिटर्न भरेंगे उसी को आपकी इंटीमेशन यहाँ पर मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। तो कब तक आपके इनपुट्स जो आपने भेजे हैं वो कब तक वापसी आ जाने चाहिए? तो अगर मैं इनपुट्स का केस कहूँ तो विद इन 1 ईयर और प्लस 1 ईयर। कमिश्नर के पास पावर है कि वो इस 1 ईयर के पीरियड को फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकता है। तो विद इन 1 ईयर आपने जो गुड्स इनपुट्स भेजे थे वो आपके किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर रिटर्न हो जाने चाहिए। और कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो विद इन 3 ईयर्स प्लस फर्दर 2 ईयर्स एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर ऑफ बीइंग सेंट आउट टू एनी ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इनपुट्स 1 साल या फर्दर 1 साल में वापसी आ जाने चाहिए और कैपिटल गुड्स 3 साल या फर्दर 2 ईयर्स में वापसी आ जाने चाहिए। एक्सेप्ट मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स, इनके लिए कोई भी डेडलाइंस नहीं दी गई है। तो अगर आपने एक बार ये जॉब वर्कर के पास भेज दिए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वापसी आते हैं या नहीं आते, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। और अगर वापसी नहीं आ रहे हैं तो और क्या प्रोविज़न है? और सच इनपुट्स और कैपिटल गुड्स विद इन अबव टाइम लिमिट में ऑल्सो भी सप्लाइड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर। तो यहाँ पर अगर सेम टाइम लिमिट में अगर आप गुड्स को वापसी नहीं मंगाना चाहते, आप डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रेमाइस से ही उस गुड्स को बेचना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको अलाउ किया गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए विद इन
अबव टाइम लिमिट है, ये काम भी आपको कब करना है, विद इन अबव टाइम लिमिट ही करना है। तो आप जॉब वर्कर की प्रीमाइस से भी यहाँ पर सप्लाइड कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिकली सप्लाइड करेंगे तो आपको उस सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एलयूटी और बॉन्ड भी आप सप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। तो यहाँ पर 3 कंडीशनें हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही आप जॉब वर्कर की प्रीमाइस से सप्लाई कर पाएंगे। प्रिंसिपल नीड्स टू डिक्लेयर जॉब वर्कर प्रीमाइस एज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल सप्लाई कब कर पाएगा, जब जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस को वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दे, या फिर जॉब वर्कर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, या फिर जॉब वर्कर खुद ही रजिस्टर्ड पर्सन है तो इवन देन वो प्रिंसिपल सप्लाई कर सकता है। और गुड्स आर ऑफ द नेचर एज नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अगर कोई नोटिफाइड गुड्स हैं जो कि कमिश्नर ने नोटिफाइड किए हैं तो वो गुड्स भी सप्लाई किए जा सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन सप्लाई होगी तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्रीमाइस से भी सप्लाई कर सकता है, अदरवाइज उसे वापसी ही मंगाने होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी है, प्रिंसिपल की है। उसे टाइमली बेसिस पे अपने गुड्स को देखना है कि क्या उनका 1 साल का पीरियड या 3 साल का पीरियड कंप्लीट तो नहीं हो गया, क्या मेरे गुड्स वापसी आ गए या नहीं आए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है। व्हाट इफ द टाइम लिमिट नॉट फॉलोड, क्या होगा यदि वो 1 साल और 3 साल की टाइम लिमिट फॉलो नहीं होती है। इट शैल बी डीम्ड दैट इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वॉज सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन इट वॉज सेंट। तो जिस पहले दिन ये इनपुट और कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल की बिजनेस प्लेस से आउट हुए थे, उस दिन से मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई किए थे गुड्स, और प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स पे करेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी पे करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ जनरेटेड वेस्ट एंड स्क्रैप, जॉब वर्क के दौरान जॉब वर्कर की प्लेस पे वेस्ट और स्क्रैप भी जनरेट होगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे है। तो यहाँ पर एक नॉट विद स्टैंडिंग प्रोविजंस अप्लाइज होते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड अबव may be supplied from job work premise either by registered job worker और प्रिंसिपल। तो यहाँ पर वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए सिंपल बात की गई है, या तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर उससे सप्लाई कर सकता है, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस वेस्ट एंड स्क्रैप को भी कौन, प्रिंसिपल ही सप्लाई करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, वेदर लिमिट ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर इज फॉर ईच जॉब वर्कर और फॉर होल जॉब वर्क प्रोसेस। आप देखेंगे कि प्रिंसिपल को अलाउ किया गया है कि वो पहले किसी जॉब वर्कर के पास माल भेज सकता है, फिर उस जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास माल भेज सकता है, फिर उस जॉब वर्कर से तीसरे जॉब वर्कर के पास माल भेज सकता है। तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ये जो 1 साल के अंदर हमारे इनपुट्स वापसी आ जाने चाहिए, ये पहले वाले जॉब वर्कर से वापसी आ जाने चाहिए, सेकंड वाले से, या फिर लास्ट वाले जॉब वर्कर से वापसी आने चाहिए। तो ये जो 1 ईयर और 3 ईयर की लिमिट है, दैट लिमिट इज़ फॉर जॉब वर्क प्रोसीजर एंड नॉट फॉर ईच जॉब वर्कर। तो एक बार जब आपके इनपुट्स बाहर गए हैं तो चाहे वो कितने ही जॉब वर्क प्रोसेसेस से गुजर रहे हों, उन्हें 1 साल के अंदर वापसी लाना है। वेदर जॉब वर्कर कैन यूज गुड्स बिलोंगिंग टू द जॉब वर्कर, तो क्या जॉब वर्कर अपने गुड्स को यूज कर सकता है जॉब वर्क प्रोसेस करने के लिए। तो आंसर है येस। हाउएवर गुड्स मस्ट बी यूज्ड ऑन गुड्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल। लेकिन ध्यान ये देना है कि जॉब वर्कर अपने गुड्स तो ला सकता है, लेकिन वो गुड्स भी प्रिंसिपल द्वारा दिए गए गुड्स के ऊपर ही यूज होने चाहिए। इस जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, तो ओनली प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। जैसा हमने देखा था कि सेक्शन 143 सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे लगता है, तो प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। जॉब वर्कर शैल बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन इफ इट्स क्रॉस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो 10 लाख 20 लाख की या सेक्शन 22 में जो भी लिमिट दी गई है वो क्रॉस करता है तो ही जॉब वर्कर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नहीं। नाउ कम्स डॉक्यूमेंट्स पार्ट। From principal to job worker, when goods move from principal to job worker, what are the document requirements? First of all, principal needs to issue delivery challan.
Principal shall issue the delivery challan and further e-way bill if required under Rule 138. On the basis of these documents, the goods may be transferred from principal to the job worker. From job worker to another job worker, then delivery challan issued by the principal. So there may be a fresh delivery challan issued by the principal, or through endorsement on one copy, goods that has been received by one job worker may be transferred to another job worker on the basis of endorsement of on the copy of the challan already issued by the principal. डिलीवरी चलान 3 कॉपीज में इशू होगा, एक कॉपी प्रिंसिपल अपने पास रखेगा, 2 कॉपी सामने वाले जॉब वर्कर के पास भेज देगा। अब सामने वाला जॉब वर्कर क्या कर सकता है, उसमें से एक कॉपी को एंडोर्स कर देगा और दूसरे वाले जॉब वर्कर के पास ट्रांसफर कर देगा। एन ई-वे बिल एज पर रूल 138। फ्रॉम जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, जब जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के पास माल आएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट इशू होंगे, डिलीवरी चलान एंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर। तो यहाँ पर डिलीवरी चलान जो प्रिंसिपल ने इशू किया था उसी डिलीवरी चलान को जॉब वर्कर एंडोर्स करेगा, उस पर क्वांटिटी एंड रेट लिखे, क्वांटिटी एंड आइटम डिटेल्स लिखेगा कि क्या इनपुट आए थे और क्या फिनिश गुड्स में उसने कितनी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दी हैं, वो सारे गुड्स वहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। एंड ई-वे बिल इफ़ रिक्वायर्ड अंडर रूल 138। तो यहाँ पर डिलीवरी चलान की मेन रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि अगर प्रिंसिपल के पास जा रहा है तो जॉब वर्कर प्रिंसिपल वाले डिलीवरी चलान को एंडोर्स करेगा। रिटर्न रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर रिटर्न्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वार्टरली फॉर्म GST ITC 04 is to be filed on or before 25th of the quarter stating the details of challan for issuance and receipt of input or capital goods। तो GST ITC 04 फॉर्म भरा जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, 25 तारीख इसकी ड्यू डेट रहेगी और इसमें इशुएंस जो जितने भी आपने डिलीवरी चलान इशुएंस किए हैं और जो रिसिप्ट हो गए उन सब की डिटेल यहाँ पर फाइल की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस फॉर्म विल सर्व द पर्पस ऑफ द इंटीमेशन। जो सेक्शन 143 में इंटीमेशन वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये वाला जो फॉर्म है GST ITC 04 ये इंटीमेशन का पर्पस यहाँ पर सॉल्व कर देगा। वॉट इफ़ द टाइम लिमिट इज़ नॉट फॉलोड, अगर टाइम लिमिट फॉलोड नहीं हुई है देन डीम्ड सप्लाई हो जाती है ऑन द सेम डे। डीम्ड सप्लाई हो जाती है जब जिस दिन पहले दिन गुड्स इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को बाहर निकाला गया था उस दिन से डीम्ड सप्लाई हो जाती है। टू बी शोन इन द GSTR 1, अब वो क्या करेंगे, GSTR 1 में उसे शो करना पड़ेगा सप्लाई बाय इशूइंग एन टैक्स इनवॉइस। एक टैक्स इनवॉइस भी यहाँ पर प्रिंसिपल को इशू करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ जॉब वर्कर। द मेन क्वेश्चन दैट अराइज, what if the piecemeal written by the job worker, suppose I being the principal has sent 10 quantities for the job work purpose on a delivery challan, on a plain delivery challan. Now job worker has written 6 pieces of it after job work, then endorsement of the delivery challan may not be happen. In that case a fresh delivery challan needs to be issued by the job worker. जॉब वर्कर उस केसेस में एक नया चलान इशू करेगा, क्योंकि पुराना जो डिलीवरी चलान है उसे एंडोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फुल क्वांटिटी के लिए है। एक नया चलान यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। कौन इशू करेगा, जॉब वर्कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।